360 में। शाम से अमरीकी फौजी वापस बुलाने के मंसूबे में एक बार फिर तब्दीली का इशारा। चीनी हथियार मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात को किस तरह मुतासिर कर सकते हैं? बचपन से खेलती है, ये शौक है। और पाकिस्तान में वीडियो गेम्स के मुकाबले नौजवानों के लिए एक मुनाफा बख्श पेशा। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद कि शाम में दाइश को शिकस्त हो चुकी है और कुछ ही अरसे में अमरीकी फ़ौजी वतन वापस आ जाएंगे, अब कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि फ़ौजी वापस बुलाने से पहले कुछ मकासद हासिल करना अब भी ज़रूरी है और इनखलाग के लिए वक्त की कोई क़ैद मुकर्रर नहीं। ये तकरीबन 3 हफ्ते के दौरान शाम से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी के बारे में वाइट हाउस की जानिब से तीसरा मुख्तलिफ बयान है। इस वक्त हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। साकिब, सदर और जॉन बोल्टन के बयानात में कुछ इख्तलाफ नज़र आ रहा है, क्या कहना है जॉन बोल्टन का? बिल्कुल सारा, सदर ट्रंप ने 30 दिसंबर को ऐलान किया था कि अमेरिका ने दाइश को शिकस्त दे दी है शाम में और अमेरिकी फ़ौजी वहाँ से निकल आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने 30 रोज़ का वक्त दिया था और फिर उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं और ये इनकलाब तदरीज और मरहला वार होगा। लेकिन अब अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि ना सिर्फ दाइश अब भी खित्ते में ख़तरा है बल्कि खित्ते के हालात भी इस वक्त इतने साजगार नहीं कि अमेरिकी फ़ौज वहाँ से निकल आए। जॉन बोल्टन इससे अभी इसराइल में थे जहां उन्होंने वहां की क़ियादत से इस बारे में बात किया और आज वो तुर्की पहुंचे हैं और वहां की क़ियादत से हालात के बारे में बात कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम से तकरीबन 2000 अमरीकी फौजियों की वापसी के ऐलान के बाद से ये खदशा है कि ये तनाज़ा मजीद पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर रखा है, जबकि अमरीका के निकलने के बाद रूस तेल की दौलत से मालामाल इस इलाके में पेशकदमी करेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने भी इलाके में ईरानी मुदाखलत के बारे में मुतनब्बे किया है, जबकि दाइश की जानिब से इलाके में दोबारा कार्रवाइयों का खतरा भी मौजूद है। हम शाम में पीछे हट रहे हैं, हम अपने फौजी वहाँ से हटा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम जल्दी ये करेंगे, लेकिन हम दाइश को खत्म कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने इसराइल में बात करते हुए इन तमाम खदशात की जानिब तवज्जो दिलाई। हम इनखला के सदर ट्रंप के फैसले पर बात करेंगे, लेकिन इस तरह के दाइश को शिकस्त हो और दोबारा खतरात ना पैदा करे, और हमें इसराइल और खत्ते के दूसरे इत्तेहादियों और उनका जो दाइश और दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़े हैं दिफा यकीनी बनाना है। कुर्द जंगजू शाम और इराक में दाइश के खिलाफ जंग में पेश थे। अमरीकी फौज के निकल जाने से उन्हें तुर्की और शामी हुकूमतों की जानिब से हमलों का सामना हो सकता है। फिलहाल तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने शुमाली शाम में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए हमलों का मंसूबा मुलतवी कर दिया है, लेकिन मनसूख नहीं किया। सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन कॉल, सफारती और सिक्योरिटी राब्ता और अमेरिका के ऐलानात के बाद हम कुछ देर इंतजार करने पर राजी हैं, लेकिन ये गैर मुअय्यना मुद्दत का इंतजार नहीं। जॉन बोल्टन का कहना है कि तुर्की की तरफ से कुर्दों पर हमले न करने के मुआहदे के बगैर अमेरिका शाम से नहीं निकलेगा। उन्होंने कुर्दों पर भी साबित कदम रहने और शामी हुकूमत से मुज़ाकरात न करने पर जोर दिया, जहां शामी सदर बशार उल असद को बज़ाहिर अरब रहनुमाओं की तरफ से फिर से पसंदीदगी के इशारे मिल रहे हैं। और 19 दिसंबर को सदर ट्रंप ने जब ये ऐलान किया था कि वो शाम से अमरीकी फ़ौज निकालना चाहते हैं, तो उस पर इख्तलाफात उस वक्त सामने आए जब अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने इस पर इस्तीफ़ा दे दिया था। और अब जबकि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर तुर्की पहुँचे हैं आज, उनके साथ अमरीका के आला तरीन फ़ौजी रहनुमा जनरल जोसेफ डैनफोर्ड भी मौजूद हैं। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब। अफगान तालिबान ने सऊदी अरब में अमेरिका के साथ तयशुदा बातचीत में शिरकत से इनकार कर दिया है। ग्रुप की क़यादत का कहना है कि मुज़ाकरात का मकाम तब्दील किया जाए। सऊदी अरब की कोशिश थी कि इस माह होने वाले मुज़ाकरात में तालिबान अफगान हुकूमत के साथ भी बातचीत करें, लेकिन तालिबान इस पर आमादा नहीं थे। अगर जद्दा में ये मुलाकात होती तो ये तालिबान और अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्म खलीलजाद के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर होता। हथियारों की बैनुल-अक़वामी जंग में चीन एक अरसे से अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रहा है और अब इसमें उसे कुछ अहम पेशरफ्त भी हासिल हुई है। हाल ही में बीजिंग ने अपने ताकतवर तरीन बॉम्ब के कामयाब तजर्बे का दावा किया है, जिसे उसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स करार दिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बॉम्ब की ताकत जौहरी बॉम्ब के बाद सबसे ज़्यादा है।
साथ ही मुसल्लह ड्रोन्स के दौड़ में भी चीन तेजी से आगे निकल रहा है। चीन के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले तकरीबन 5 सालों में उसने $70 करोड़ के मुसल्लह ड्रोन्स दूसरे मुल्कों को फरोख्त किए हैं। उसकी मार्केट है मशरिक़ वस्ता। लेकिन चीनी ड्रोन्स मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को कैसे मुतासर कर सकते हैं, इस बारे में पेश है ये रिपोर्ट और फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। चीन के सरकारी सीसीटीवी पर हालिया दिनों में चीनी मुसल्लह ड्रोन तैयारों की आलमी मंडी में बड़े पैमाने पर फरोख्त का जिक्र नुमाया था। विंग लूंग नामी इन ड्रोन्स के डेवलपर्स का दावा है कि वो 100वां ड्रोन तैयारा फरोख्त कर चुके हैं, तहम VOA इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकता। एक सलाहियत तो है जंगी सूरत हाल की मुस्तकिल निगरानी और दूसरी अहदाफ को सही वक्त पर निशाना बनाना। जदीद जंगी तनाजुर में खरीदारों के लिए दोनों सलाहियतें बहुत अहम हैं। बरतानवी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन मशरिक़ वस्ता में मुसल्लह ड्रोन तैयारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में कामयाब हो रहा है। चूंकि अमेरिका ने बरतानिया और फ्रांस के अलावा किसी और मुल्क को अपने मशहूर प्रेडेटर और रीपर मुसल्लह ड्रोन्स की फरोख्त से इनकार कर दिया है, तो चीन ने इसका फायदा उठाते हुए दुनिया भर में अपने विंग लूंग और CH-4 ड्रोन्स की फरोख्त शुरू कर रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात में ये चीनी ड्रोन्स ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहां जेट तैयारों का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ईरान के लिए इसराइली तर्ज के ड्रोन्स तैयार करने से उनको इराक और शाम में हवाई हमलों की सलाहियत हासिल हो गई है, बावजूद इसके कि ईरान की अपनी एयरफोर्स की सलाहियत महदूद है और वो इस काबिल नहीं कि वो अमेरिका और इसराइल जैसे मुमकिन हरीफों से किसी फ़ज़ाई मुज़ाहमत में हिस्सा ले सके। तुर्की, इसराइल और सऊदी अरब अपने मुसल्लह ड्रोन जहाज तैयार करने में भी मसरूफ हैं। गो कि सदर ट्रंप ने अमरीकी ड्रोन तैयारों की बरामद पर पाबंदी में नरमी का इरादा जाहिर किया है, लेकिन फिलहाल वक्त का तयन नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक जब भी ऐसा मुमकिन हुआ तो मशरिक़ वस्ता में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बड़ी तब्दीली आएगी। हेनरी रिजवेल के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त हम चलेंगे अटलांटिक काउंसिल में जनूबी एशिया सेंटर के डायरेक्टर भरत गोपालास्वामी की जानिब, जो बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भरत, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या चीज़ है जो ड्राइव कर रही है चाइना को कि वो अपने भी जो वेपन्स हैं उनका बिल्डअप करे, पहले से ज़्यादा कह लीजिए स्ट्रॉन्ग हथियार बनाए और उनको एक्सपोर्ट भी करे? देखिए, ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है चाइना का, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कहता जा रहा है, और उनकी डिफेंस बजट बढ़ती जा रही है और उनकी हर एक सिस्टम में आपने भी ये कहा कि उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है उसको टेस्ट किया है। तो ये दिस इज़ अ ब्रॉडर इश्यू, ये नहीं कि ये स्पेसिफिक जो भी कंसर्न है उससे मोटिवेट किया जा रहा है। और जब ऐसे ये होगी, चाइना का इंटरनेशनल अफेयर्स में रोल बढ़ता जा रहा है और उस हिसाब से ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, एक तो हम देख रहे हैं कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे अमेरिका और चाइना के दरमियान बहुत टेंशन है और रीजन में जो चाइना की पॉलिसी है उसके लिए वेपन्स की उसको ज़रूरत रहेगी, लेकिन दूसरा इशू जो पाकिस्तान और रीजन को अफेक्ट करता है वो मिडल ईस्ट के साथ चाइना की आर्म्स ट्रेड है। अब चाइनीज़ आर्म्स जो हैं वो सस्ते हैं ख़रीदने में और चाइना बगैर किसी उस तरह की कंडीशंस के जो अमेरिका ने रखी हुई हैं सामने, चाइना तो बेच रहा है अपने मुसल्लह ड्रोन्स, अपने आर्म ड्रोन्स मिडल ईस्ट को। यमन में यूज़ भी अब वो हो रहे हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की नेचर है इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, आने वाले अरसे में चाइनीज़ आर्म्स की वजह से आप क्या देखते हैं, कैसे चेंज हो सकती है? जैसे आपने कहा, चाइनीज़ आर्म्स जो है सस्ती है। इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइस के हिसाब से ही सस्ती नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कहता जा रहा है, जहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है। अगर यूएसए कोई आर्म्स बेचना या हथियार बेचना चाहता है, हमें कांग्रेस की अप्रूवल लेनी चाहिए। और हमें ऐसे ड्रोन्स की बात आपने कही, ड्रोन्स हम नॉन नेटो कंट्री को बेच नहीं सकते एक्सेप्ट इंडिया में, हमने एक्सेप्शन दिए इंडिया के लिए। तो उस हिसाब से चाइना का आर्म्स जो बेचा जा रहा है। और आर्म्स की एक अलग सी ये भी होती है जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। मानो आप आर्म्स किसी कंट्री से खरीदते हैं और बायर सेलर रिलेशनशिप ही नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस होती है, फोर्सेस की थिंकिंग जो है वो आर्म्स यूज करने से, ट्रेनिंग प्रोसीजर, ये सब, एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है वो बन जाता है आर्म्स बेचने से। तो उस हिसाब से चाइना जो बेचा जा रहा है, इट्स अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की तरफ उसकी नज़र है। ये बताइए, मिडल ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह से आप देखते हैं अफेक्ट होगी इससे? क्या मजीद अनस्टेबल हो सकता है?
آپ نے جو کہی ہے وہ ایکچولی وہ پیراڈاکس ہے. مڈل ایسٹ اسٹیبلٹی جو ہے وہ آج ہم جو مڈل ایسٹ دیکھ رہے ہیں وہ ایک دم سی انسٹیبل والٹائل ریجن میں ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی انوالومنٹ ہے, چائنیز کی ابھی یہ جو آرمز کے ساتھ انوالومنٹ ہوگی. آئی تھنک اٹس دا بگننگ آف ان سم سینس the great power rivalry has just begun, not only in the South China Sea but also in other parts of the world, and Middle East is one of them. اور جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت امریکہ کا جو ملٹری کا بجٹ ہے وہ چائنا سے بہت زیادہ ہے, مطلب 700 بلین کے قریب ہے, چائنا کا تقریباً 230 بلین ڈالرز کے قریب ہے. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, ابھی بھی امریکہ از دا لارجسٹ ایکسپورٹر آف ویپنز, چائنا ٹاپ 5 میں بھی کہیں پہ نہیں ہے. کیا آپ ایک ایسا وقت دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے کیچ اپ کر لے گا امریکہ کے ساتھ, یا ایک کنسرن اس وقت واشنگٹن کے لیے ہے؟ نہیں, ایسے کمپیریزن نہیں کر سکتے, کیونکہ ون تو ایک ہو جاتی ہے پرچیسنگ پاور پیرٹی کی, اور نیکسٹ ہوتی ہے کہ امریکہ کی نمبر جتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس میں چائنا کے نمبرز میں اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اگر وہ 30 بلین بھی کہا جائے, 45 بلین بھی کہا جائے, وہ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں, کیسے نمبرز پہ ارائیو کرتے ہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیوں بیچا جا رہا ہے, کدھر بیچا جا رہا ہے, کیسے بیچا جا رہا ہے, اور اس میں ایک اے سیمیٹری کی کاسٹ بھی ہو جاتی ہے. جو امریکہ 10 بلین سے ہم سالو نہیں کر سکتے, وہ چائنا 1 بلین سے سالو کر پا جائے گا. اور چائنیز کی جو جیوگرافی ہے اور ان کی جو الائنمنٹس ہے یہ کنٹریز سے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سو اس لینس سے دیکھا جانا چاہیے. اور اور اس طرح سے جو امریکہ کے ساتھ ان ملکوں کی ریلیشن شپ ہے, جو چائنا کے ساتھ ہے, اس میں بھی ایک چینج آئے گا, بیکاز ان کنٹریز کی جو ڈپینڈنس امریکہ پہ رہی ہے ویپنس کے لیے, ان کو بھی تو ایک موقع ملے گا اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کا اور امریکہ پہ کم ریلائی کرنے کا. ایگزیکٹلی, یا رائٹ. بھرت گوپالا سوامی اس وقت ہمارے ساتھ تھے, اٹلانٹک کاؤنسل میں جنوبی ایشیائی امور کے سینئر تجزیہ کار. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات کی بروقت اپڈیٹس ملیں گی. اگر ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ, اور اس کے علاوہ آپ اردو VOA کی موبائل ایپ بھی بآسانی اپنے اسمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. امریکہ کی تاریخ کی پہلی مسلمان خواتین ارکان کانگریس میں سے ایک نے حلف برداری کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک تنازع کو جنم دے کے اپنی ہی جماعت کو مشکل میں ڈال دیا ہے. مشیگن سے ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہونے والی رشیدہ طلیب نے ایک تقریب کے دوران سٹیج پہ صدر ٹرمپ کے خلاف نازیبا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہیں مواخذے کے ذریعے عہدے سے ہٹانے کا ارادہ ظاہر کیا. Bullies don't win. And I said, baby, they don't. Because we're going to go in there and we're going to impeach the... یہ ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے ارکان نے تو اس پہ فوری منفی رد عمل ظاہر کیا. صدر ٹرمپ نے رشیدہ طلیب کے الفاظ کو شرمناک قرار دیا اور پھر ٹویٹر پہ کہا کہ آپ کیسے ایک ایسے صدر کا مواخذہ کریں گے جس نے شاید تاریخ کا سب سے عظیم انتخاب جیتا, کچھ غلط نہیں کیا, روس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کیا, وہ تو ڈیموکریٹس نے کیا, اور کسی بھی صدر کے مقابلے میں کامیاب ترین پہلے 2 سال گزارے اور مقبول ترین ریپبلکن بھی ہے. اب رشیدہ طلیب کے اس بیان پہ ان کی اپنی جماعت کی قائد اور ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو بھی یہ واضح کرنا پڑا کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی صدر کے مواخذے کا ارادہ نہیں رکھتی. رشیدہ کی جانب سے صدر کے لیے نازیبا الفاظ کے استعمال پہ نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ انہیں یہ زبان تو پسند نہیں آئی, لیکن وہ اپنے ارکان کی زبان بند نہیں کریں گی اور نہ ہی اس بارے میں انہیں کوئی ہدایات بھی جاری کریں گی. اب ڈیموکریٹک پارٹی کی سینئر قیادت کے کئی ارکان نے تو رشیدہ کے بیان کی کھل کر مذمت کی ہے, وہیں کچھ نو منتخب ارکان نے ان کی حمایت بھی کی ہے, وہ بھی آگے آئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ووٹ دے کے امریکہ کی پہلی مسلمان رکن کانگریس بنانے والے کیا سوچ رہے ہیں. یہی جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھی آفتاب بوڑکا کی جانب, جنہوں نے ڈیٹرائٹ میں رشیدہ طلیب کی انتخابی مہم کی کوریج بھی کی تھی. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کانگریس وومن رشیدہ طلیب نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک سخت لہجہ استعمال کیا. ووٹرز ان کو جانتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ سے اسٹانڈ جو ہے صدر ٹرمپ کے بارے میں کافی سخت رہا ہے, لیکن اس بار جو الفاظوں کا چناؤ تھا ان کے لیے وہ لوگوں کو حیران کر رہا ہے. جب لوگوں سے ہم نے بات کی, ڈیٹرائٹ میں ووٹر سے بات کی, تو ان کا کافی مکسڈ ریاکشن سامنے آیا. میں سمجھ سکتا ہوں جس طرح کے حالات ہیں اس میں لوگ ناخوش ہیں, مگر میرے خیال میں وہ زیادہ بول گئی. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میرے خیال میں ہمیں صدر کا مقابلہ کر کے اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہیے. میرے خیال میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جو ڈیٹرائٹ کے لیے کیا ہے اس بنیاد پر میں انہیں پسند کرتا ہوں, مگر یہ عمل میرے لیے ناقابل یقین ہے. اس قسم کی زبان نہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اچھی ہے
और न ही हमारे बच्चों के लिए अच्छी है। वोटर्स जो हैं वो भले ही उनकी बात से इख्तिलाफ या इत्तेफाक करते हों, लेकिन एक कॉमन कंसर्न जो सारे वोटर्स में पाया जाता है वो ये कि एक तलखी की जो पॉलिटिक्स है, एक टेंस माहौल हुआ है वाशिंगटन में, वो ये चाहते हैं कि वो कम हो ताकि अमेरिका के दीगर मसाइल आगे जाकर ये कांग्रेस एक के बाद एक उसको हल कर सके। ये थे मिशिगन से हमारे साथी आफ्ताब बोड़का। अब इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश है कि सदर के साथ बजट पे जल्द इत्तेफाक राय हासिल हो ताकि वफाकी हुकूमत की सरगर्मियां बहाल हो सकें। अब आज शट डाउन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। 8 लाख सरकारी मुलाजमीन 17 रोज से या तो जबरी रुखसत पे हैं या फिर बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। अमान अजहर अब बता रहे हैं कि इस शट डाउन के असरात जिंदगी के दूसरे शोबों पर भी नजर आने लगे हैं। सरकारी दफातर बंद, सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम और सियाहती मकामात रवायती गहमा गहमी से आरी। This is national security we're talking about. सदर ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक हरीफों के दरमियान मेक्सिको के साथ अमरीकी सरहद पर दीवार की तामीर के मामले पर इख्तलाफ से हुकूमती सरगर्मियों में तात्तुल के बाइस शहर की फजा सुनसान है और जेरी जैसे वफाकी मुलाजमीन परेशान। मैं आज मेट्रो स्टेशन आया तो मुझे बताया गया कि मेरे इदारे की जानिब से जो रियायती कार्ड दिया गया है वो नहीं चलेगा। कोई बताने वाला नहीं कि फिर मैं आने जाने के लिए क्या करूं, और अगर इस दौरान इमरजेंसी पेश आ जाए तो फिर क्या होगा। ये बात पहले बताई जा सकती थी। 2 हफ्तों से जारी सियासी तनाज़े से तकरीबन 3,80,000 वफाकी मुलाजमीन घर बैठने पर मजबूर हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल से वो छोटे कारोबार भी मुतासिर हुए हैं जिनका दारोमदार इन दफातर में काम करने वालों पर है, जैसे ये फूड ट्रक जो आजकल ग्राहकों की राह तक रहे हैं। 75% we lost the business. हमारा 75% काम मुतासिर हुआ है। आप देख लें, कोई ग्राहक नहीं है, काम बंद पड़ा है। आमतौर पर यहाँ लंबी लाइन होती है और लोग 10 से 15 मिनट तक खाने का इंतजार करते हैं। अजायब घरों के शौकीन भी अंदर जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ते हैं तो उस पर चस्पा नोटिस उन्हें वापस लौटने का मशवरा देता नजर आता है। मैं यहाँ तफरीह के लिए आया हुआ हूँ और सोचा कि अजायब घर चलते हैं, लेकिन ये भी बंद है और मेरे जैसे अफराद के लिए ये मायूस कुन है क्योंकि पता नहीं मैं यहाँ दोबारा कब आऊँगा। वफाकी हुकूमत के शट डाउन से फर्नांडो की तरह लाखों लोग किसी न किसी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स के पास अक्सरियत है, मगर सेनेट अब भी रिपब्लिकन्स के पास है और अवाम के पास महज ये उम्मीद कि उनके अवामी नुमाइंदे उनकी मुश्किल आसान करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में 2 मुसलमान खवातीन के रुकन कांग्रेस बनने से मुसलमानों के बारे में पाई जाने वाली आरा पे क्या असर पड़ता है, ये जाहिर होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन इस मुल्क में मुसलमान हर दौर में ही अवाम के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। सहर माजिद अब हमें मिलवा रही हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शीरी ताहिर खैली से, जो अमेरिका में 3 मुख्तलिफ सदूर के लिए सिफारती खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शीरी ताहिर खैली 3 अमरीकी सदूर रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज H.W. बुश और जॉर्ज W. बुश के दौरे हुकूमत में इंतजामिया की मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रही हैं। तो अगर शीरीन ताहिर खैली को इस दौर में सदर ट्रंप के साथ काम करने का मौका मिलता तो वो उनको क्या मशवरा देती? एक तो मैं कहती कि दुनिया के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो दूसरे लोग मदद कर सकें तो अमेरिका को कम करना पड़ता है। डिप्लोमेसी का तो यही फोकस था। शीरीन ताहिर खैली की राय में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक अहम मुल्क है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमवार रहना जरूरी हैं। पाकिस्तान उस हिस्से में है दुनिया के जहां अमेरिका काफ़ी कमिटेड है, यानी अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अमेरिका को साथ मिलके इस प्रॉब्लम का हल अगर ना कर सकें और दोनों ऑपोजिट एंड्स में हो तो कोई फायदा नहीं होगा अमेरिका का ना पाकिस्तान का। शीरीन ताहिर खैली के करियर का सफर हमवार नहीं था, लेकिन उस जमाने में उनके औरत होने को मुस्लिम होने से भी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था। सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे
तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great idea. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। मल्टी बिलियन डॉलर वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री और उसमें मुकाबले अब पाकिस्तान में भी कदम जमाने लगे हैं। नौजवान मुल्की और बैनुल-अक़वामी वीडियो गेमिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और लाखों रुपए जीत कर लेके आते हैं। ये इंडस्ट्री है क्या और पाकिस्तान में इसे इस वक्त किस हद तक स्पॉन्सर्स का ताउन हासिल हो रहा है, इसकी तफसील आज हमारे लिए लेके आई हैं लाहौर से समन खान। पाकिस्तान में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब या टेक्नोलॉजी का कोई भी दस्तयाब जरिया हो, गेम खेलने के शौकीन या यूं कहिए कि इस शौक की गहराइयों में उतरे लोग अब जगह जगह दिखाई देने लगे हैं, इस डर से बेखौफ कि खेल की ज्यादती बेनाई और वजन पर मंफी असर डाल सकती है। खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लेकिन मौजूदा दौर के नौजवान तो वीडियो गेमिंग करते हैं और जमकर खेलते हैं और पैसा भी खूब बनाते हैं। अब्दुर्रहमान खास तौर पर कराची से लाहौर ऑनलाइन गेम मुकाबले में हिस्सा लेने आए हैं। 3 साल पहले जब उन्होंने बाकायदा गेम्स में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो मालूम हुआ कि ये खेल तो फायदे का है। मुख्तलिफ मुल्की मुकाबले जीतने के बाद अब वो गेमिंग को फरोग देने वाली कंपनीज के लिए भी खेलते हैं। मेजर के इवेंट्स में अगर आप क्वालिफाई भी होगा ना तो आपको 20-25 लाख रुपए मिलते हैं, तो मतलब हमारे लिए तो 20-25 लाख अहमियत रखते हैं। घर वाले पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन ड्यू जीते जब 2 लाख रुपए आए पर होने के बाद तो घर वालों ने बोला हाँ भाई मेहनत कर रहा है। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री चंद $100 के इनामात से शुरू हुई और आज ये दुनिया भर में अरबों डॉलर का खेल बन चुका है। पाकिस्तान में नौजवान ई गेमर्स इस खेल को भी क्रिकेट और हॉकी की तरह बाज़ाब्ता बनाना चाहते हैं। बाहर मुल्कों में ये होता है कि अगर 5 बंदे अपनी टीम बना लें तो उनको कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाता है जो उन्हें एक प्रोवाइड करता है गेमिंग हाउस। 5 बंदे एक साथ रह के अपनी केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं, गेम में भी उसी कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। इस वजह से ये होता है कि जो अच्छे होते हैं वो तो ऑब्वियसली जीत के चले आएंगे, लेकिन जो छोटे गेमर्स हैं अगर वो एक्सपेंस नहीं उठा सकते किसी टूर्नामेंट का तो जाहिर बात है वो नहीं आएंगे। निजी सतह पर कुछ कंपनीज ने अब ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में दिलचस्पी लेना शुरू की है। इंटरनेशनल गेम डेवलपर्स एसोसिएशन का भी रिसेंटली एक चैप्टर खोला है, पाकिस्तान चैप्टर। वो भी इसीलिए खुला है क्योंकि यहाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है। लाहौर में पहली बार मुनक्किद हुए गेम पीके की तशहीर सिर्फ इंटरनेट के जरिए की गई। इसके बावजूद यहाँ लोगों की काफी तादाद दिखाई दी। गेम्स के किरदारों का रूप धारे बहुत से कॉस्प्ले आर्टिस्ट भी यहाँ पहुँचे। फेवरेट कैरेक्टर देखते हो वीडियो गेम में एंड एनिमे में देखते हो और आपका दिल करता है कि मैं ये करूँ। लोग आते हैं आपके पास कि आपको कॉस्प्ले बहुत अच्छा लगे हमें एंड दे गेट इंस्पायर्ड। बचपन से खेलती है, ये शौक है। घर में मैंने एक्सबॉक्स रखा हुआ है, बच्चों के साथ खेलती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, हस्बैंड के साथ मेरे बाकायदा मैच वगैरह होते हैं। पाकिस्तान में मकबूल गेम्स गैर मुल्की डेवलपर्स की तैयार करदा हैं, लेकिन जैसे जैसे मुल्क में ई गेमिंग परवान चढ़ रही है, नौजवान इंटरप्रेन्योर्स गेम डेवलपिंग एप्स भी मुतारिफ करा रहे हैं, जिससे गेमिंग की दुनिया में पाकिस्तानियों को अपनी जगह बनाने के नए मौके मिल सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। इसके अलावा आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।